नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं हम सिरोही के जो चौहान वंश है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। उम्मीद है आपने शेयर कर दिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जालोर का जो चौहान राजवंश है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जालोर के जो चौहान राजवंश की हम बात करें तो पहली बात हम करेंगे जो प्रसिद्ध वहां पे जो प्रसिद्ध महाकवि माघ का नाम आ जाता है, कवि माघ का नाम आ जाता है, जिन्होंने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना करी थी। शिशुपाल वध की ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की जाती है? कवि माघ के द्वारा। तो कवि माघ की जन्मभूमि जालोर वाले क्षेत्र को माना जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कवि माघ। माघ का नाम आ जाता है और कवि माघ ने एक ग्रंथ की रचना करी और उस ग्रंथ का नाम आ जाता है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध इस ग्रंथ की रचना करी कवि माघ की। इसी को है जो जन्मभूमि माना जाता है। जन्मभूमि माना जाता है किसे? जालोर प्रदेश को कवि माघ की जन्मभूमि माना जाता है। कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना करी। चर्चा करते हैं आगे की। यहाँ पे महर्षि जाबाली हुए और जाबाली जो महर्षि यहाँ पे उनकी तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र को जाबालीपुर नाम से जाना जाने लगा। तो प्राचीन काल में इसे जाबालीपुर कहा जाता था। जाबालीपुर कहा जाता था। ठीक है, क्यों कहा जाता था? तो यहाँ पे महर्षि है जो जाबाली का नाम आ जाता है। इनकी क्या थी? जाबाली की तपोभूमि थी। तपोभूमि थी कौन सी? जालोर का जो क्षेत्र है वो जो महर्षि जाबाली की क्या थी? ये तपोभूमि मानी जाती है, इसलिए इसको जाबालीपुर कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करें। जाबालीपुर इसका प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम इसका जालोर पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे जाल के वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को जालोर प्रदेश कहा जाने लगा। जाल के वृक्ष की अधिकता होने के कारण, किसके वृक्ष की? जाल के वृक्ष की। जाल के वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? जालोर कहा जाने लगा। ठीक है, तो जालोर नाम किस आधार पर पड़ा? तो आपको पता है जालोर वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? जालोर कहा जाने लगा। जालोर में एक किला आता है और उस किले का नाम सोनगढ़ आ जाता है। जालोर में का जो किला है उसका नाम आ जाता है सोनगढ़। जालोर के किले का नाम अगर पूछ लिया जाता है तो जालोर के किले का नाम आ जाता है सोनगढ़। जालोर के किले का नाम क्या आ जाता है? सोनगढ़। सोनगढ़ जालोर के किले का नाम आ जाता है सोनगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाए कि जालोर के किले का नाम क्या आ जाता है? सोनगढ़ इसका नाम आ जाता है। एक और चर्चा करें, जो जालोर के जो चौहान राजवंश है उनको सोनगढ़ चौहान कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सोनगढ़ चौहान। सोनगढ़ चौहान कहा जाता था। किस? जहां जालोर वाला क्षेत्र था, जाबालीपुर जो क्षेत्र था, वहां पे जिन राजाओं ने शासन किया, जिन चौहान राजाओं ने शासन किया, उनको सोनगढ़ चौहान कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसकी जो प्रारंभिक जानकारी है वो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इनमें से इस तरीके से बन सकते हैं। कवि माघ के ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाए तो शिशुपाल वध नाम आ जाता है। जालोर प्रदेश जन्मभूमि थी कवि माघ की। जाबालीपुर नाम इसका प्राचीन नाम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र को जो जाबालीपुर नाम दे दिया गया।
और फिर बात आती है वर्तमान नाम, इसका नाम आ जाता है जालोर प्रदेश। जालोर प्रदेश क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जाल के वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस प्रदेश को जालोर प्रदेश कहा जाने लगा। एक और चर्चा करें, जालोर के में एक किला है और उस किले का नाम आ जाता है सोनगढ़ का किला। ठीक है, सोनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो जालोर में स्थित है। बात करें जो जालोर का जो प्रदेश है उसमें जो चौहान शासक जिन्होंने शासन किया उनको सोनगढ़ चौहान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं और पहले नंबर पे शासक आ जाता है, उसका नाम आ जाता है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब गद्दी पे बैठ जाता है कीर्तिपाल। किसकी गद्दी पे बैठ जाता है? जालोर की गद्दी पे। तो जालोर की गद्दी पे सबसे पहला शासक आ जाता है और उसका नाम आ जाता है कीर्तिपाल। क्या नाम आ जाता है? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी। कीर्तिपाल ने क्या किया? इसके शासनकाल, इसके गद्दी पे बैठने के बाद में इसने क्या किया? 1181 ईस्वी में इसने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। पहली बात तो क्या याद रखना है, 1181 ईस्वी की अगर बात करें तो 1181 ईस्वी में इसने जालोर में क्या किया? जालोर में क्या किया इसने? चौहान वंश की क्या रखी? नींव रखी। चौहान वंश की नींव रखी या स्थापना की। ठीक है, तो ये इससे आपको ध्यान रखना है, किसने इसकी नींव रखी, किसने इसकी स्थापना की। तो कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा। आगे की चर्चा करें, वह है कीर्तिपाल की अगर बात करें तो कीर्तिपाल नाडोल के अलहण चौहान के पुत्र थे। अलहण चौहान के पुत्र थे कौन? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल अलहण चौहान के क्या थे? पुत्र थे। अलहण चौहान के पुत्र माने जाते हैं कीर्तिपाल चौहान। एक और बात करें, नेणसी ने उसे कीतु की उपाधि दी और कीतु का मतलब होता है एक महान राजपूत। कीतु एक महान राजपूत। ठीक है, तो इन्हें कीतु की उपाधि किसने दी? नेणसी ने। नेणसी ने इसे कीतु की उपाधि दी। किसे? कीर्तिपाल को कीतु की उपाधि दी। इसे कहा जाता है एक महान राजपूत। एक महान क्या कहा जाता है? एक महान राजपूत। इसका अर्थ यह है एक महान राजपूत, इसका अर्थ होता है कीतु का। और ये उपाधि किसने दी थी? तो ये दी जाती है नेणसी के द्वारा। मूणत नेणसी के द्वारा ये उपाधि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं अगला जो शासक आ जाता है उसका नाम आ जाता है समर सिंह। समर सिंह गद्दी पे बैठ जाता है। जालोर की चौहान राजवंश की गद्दी पे कौन बैठ जाता है? समर सिंह। समर सिंह के शासनकाल की बात करें तो ये 1282 से 1305 ईस्वी तक गद्दी पे बैठे थे। कौन? समर सिंह। अगला शासक समर सिंह आ जाता है कीर्तिपाल के बाद में। और समर सिंह की बात करें तो ये गद्दी पे बैठते हैं 1352 से 1282 से। ठीक है, 1282 से 1305 ईस्वी तक ये किसकी गद्दी पे बैठे? जालोर की गद्दी पे बैठते हैं। जालोर की गद्दी पे बैठते हैं 1282 से 1305 ईस्वी तक ये जालोर की गद्दी पे बैठ जाते हैं। कौन? समर सिंह। किसके बाद में? कीर्तिपाल के बाद में गद्दी पे बैठ जाते हैं। इसके शासनकाल की अगर बात करें तो इसने गुजरात के जो चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय जिनका नाम आ जाता है उनकी पुत्री लीला देवी से ये विवाह कर लेते हैं। भीमदेव की पुत्री जो गुजरात के शासक क्या का नाम आ जाता है? गुजरात के शासक और उसका नाम क्या आ जाता है? भीमदेव। और इनकी पुत्री का नाम आ जाता है, पुत्री का क्या नाम आ जाता है? लीलावती से ये क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। कौन कर लेता है? समर सिंह गुजरात के शासक भीमदेव जो चालुक्य शासक था उसकी भीमदेव सेकंड की बात यहां कर रहे हैं हम। तो भीमदेव सेकंड की बात कर रहे हैं तो भीमदेव सेकंड की पुत्री का नाम आ जाता है लीलावती से कौन शादी कर लेता है? ये समर सिंह विवाह कर लेता है। तो हम समर सिंह के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है किसके साथ इसका शासनकाल कब से कब तक हुआ था। गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड
की पुत्री लीलावती से ये विवाह करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। बात कीर्तिपाल की भी आपको ध्यान रखनी है। जालोर की स्थापना, जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? कीर्तिपाल के द्वारा की जाती है 1181 ईस्वी में। और कीर्तिपाल अल्हड़ चौहान के पुत्र थे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले शासक की अगर बात करें तो अगला शासक समर सिंह के बाद में गद्दी पे बैठता है कौन? कानड़दे। और कानड़दे जालोर का प्रसिद्ध शासक था, महान शासक कहलाया, ठीक है। तो कानड़दे के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। समर सिंह के बाद में गद्दी पे कौन बैठा? कानड़दे। कानड़दे, कानड़दे या कानड़देव इसका नाम आ जाता है। कानड़देव गद्दी पे बैठते हैं कब से कब तक? 1305 से 1311 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। कब से कब तक? 1305 से गद्दी पे बैठते हैं 1311 ईस्वी तक, ठीक है। किसकी गद्दी पे बैठते हैं? जालोर की गद्दी पे या जाबालीपुर जिसे का प्राचीन नाम हुआ था, ठीक है। 1305 से 1311 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठे थे, जालोर की गद्दी पे कानड़देव। इनके ग्रंथ की अगर बात करें तो इनका ग्रंथ आ जाता है एक तो पद्मनाभ और पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध। इनका एक ग्रंथ का नाम आ जाता है कानड़देव, क्या नाम आ जाता है? कानड़देव प्रबंध। इनका ग्रंथ था, किसने इसकी रचना की? पद्मनाभ ने। पद्मनाभ ने इस ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पद्मनाभ ने की। एक और बात करें विरमदेव सोनगरारी बात, विरमदेव सोनगरारी बात, एक और बात आती है विरमदेव सोनगरारी बात। ये भी इस ग्रंथ की रचना भी किसने की? पद्मनाभ ने। पद्मनाभ ने इस ग्रंथ की रचना की। तो दोनों ग्रंथ किसके आ जाते हैं? ये कानड़देव प्रबंध, कानड़देव के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। कानड़देव प्रबंध में विरमदेव जो सोनगरा की बात, इसमें विरमदेव जो कानड़देव के पुत्र थे उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और ये रचना किसके द्वारा की गई? पद्मनाभ के द्वारा इन दोनों ग्रंथों की रचना की जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं, आगे करें। इसके शासनकाल में, कानड़देव के शासनकाल में दिल्ली पे एक राजा हुआ और उस राजा का नाम आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। किसकी बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था। उसने क्या किया कि गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर था उसको लूटने के लिए, या गुजरात अभियान जिसे कहते हैं, और गुजरात अभियान कब हुआ? तो 1299 ईस्वी में तुर्क सेना गुजरात अभियान से लौट रही थी, किधर से? जालोर से होती हुई लौट रही थी। तो उसमें क्या होता है कि माल के बंटवारे को लेकर एक नाम आ जाता है, और एक मंगोल जो सेना नायक, और मंगोल सेना नायक का नाम आ जाता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके उसने क्या किया? रणथंभौर के चौहान है और हम्मीर देव की शरण में ये चले जाते हैं। तो इसी के शासनकाल की बात आ जाती है। तो अगर बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके जालोर पे आक्रमण करने का कारण क्या था? तो जालोर पर आक्रमण करने का कारण क्या क्या आ जाते हैं? एक तो आ जाता है, इसने क्या किया कि जब ये गुजरात अभियान से मंगोल सेना तुर्क सेना यहां से गुजर रही थी जालोर के पास से, तो इस क्षेत्र पे फसलों की बर्बादी हो रही थी, इसलिए भी उनके डांटने पे, किसके? कानड़देव के डांटने पे यहाँ युद्ध होता है, और ये भी एक कारण हो जाता है, ठीक है। तो जालोर का आक्रमण का एक कारण तो ये हो गया, ठीक है। अगला कारण आ जाता है, अब इसमें क्या आ जाता है कि रणथंभौर के जो अमीर देव चौहान थे उनकी शरण में चला जाता है कौन? मोहम्मद शाह। अमीर देव ने उनको शरण दे दी जाती है। एक और बात करें, यहाँ पे जो गुजरात में सोमनाथ जो मंदिर था उनकी मूर्ति के टुकड़े
छीन लिए गए थे किसके द्वारा? कानड़दे के द्वारा। मूर्ति के टुकड़े, मूर्ति के क्या टुकड़े क्या कर लिए? छीन लिए। किसने छीने भाई? तो ये छीने कानड़दे ने। और सेनापति आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उनसे छीन लिए जाते हैं। और बात करें यहाँ पे आक्रमण के कारण और भी हो सकते हैं, पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिया है। तो ये तो बात आती है आपको नॉर्मल सी। इसके बारे में बात करें, फरिश्ता ने क्या कहा? फरिश्ता के अनुसार अगर बात करें तो इसने 1305 ईस्वी में कानड़दे खिलजी के दरबार में चला गया और वहां चुनौती देकर वापस आ जाता है। किसके? फरिश्ता के अनुसार कहा जाए। फरिश्ता इस इतिहासकार के बारे में कहा, इसके अनुसार क्या कहा जाता है, इसके अनुसार क्या कारण होते हैं जालौर पर आक्रमण करने के कि वहां दरबार में गया कौन? कानड़दे। और वहां जाने के बाद में वहां चुनौती देकर आ जाता है। कब की बात आ जाती है? 1305 ईस्वी की बात आ जाती है। 1305 ईस्वी में कानड़दे दिल्ली के दरबार में गया, मुगलों के दरबार तुर्कों के दरबार में गया और वहां जाके जो इसने चुनौती देखकर ये वापस जालौर आ जाता है। फरिश्ता के अनुसार ऐसा कहा गया। ठीक है। एक और बात करें, मोनोत नैन्सी की अगर बात करें तो मोनोत नैन्सी ने क्या कहा? तो मोनोत नैन्सी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। मोनोत नैन्सी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर आक्रमण करने का कारण क्या हुआ था कि इसमें कहा है मोनोत नैन्सी ने कि जो विरमदेव था, किसका पुत्र था? कानड़दे का पुत्र था विरमदेव। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम आ जाता है फिरोजा। उनके प्रेम संबंध के बारे में भी के कारण भी इसको युद्ध का कारण माना जाता है। तो मोनोत नैन्सी की बात करें, किसकी? नैन्सी की बात करें, नैन्सी के अनुसार कहा गया, क्या कहा गया कि इसका युद्ध का कारण एक ये भी बताया जाता है नैन्सी के अनुसार कि विरमदेव किसका पुत्र था? कानड़देव का। और इधर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम आ जाता है फिरोजा। इन दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग के कारण भी इन दोनों के मध्य क्या था? प्रेम प्रसंग, प्रेम था दोनों में। तो इससे ये वजह भी, इस कारण भी, इसके अनुसार ये कारण भी बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। ये किसके अनुसार है? नैन्सी के अनुसार। नैन्सी के अनुसार ये आपको ध्यान रखना है, विरमदेव से प्रेम करने लगी फिरोजा, क्योंकि विरमदेव किसके सेवा में चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में कानड़देव छोड़ के आ गया था। और यहाँ रहते हुए दरबार में फिरोजा जो इससे प्रेम करने लग जाती है, लेकिन विरमदेव इससे प्रेम नहीं करता था और फिरोजा इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये इससे शादी नहीं करना चाहता था। और इस वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पे आक्रमण किया, ये भी एक कारण हो जाता है। ठीक है। तो ये इतिहासकारों का मानना है। बाकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में कोई अभी जो जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोत नैन्सी की। कर ली हमने। मोनोत नैन्सी के अनुसार जो युद्ध के कारण हो जाते हैं उनके बारे में फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता ने क्या कहा उसके भी हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं सिवाना का जो दुर्ग है, और सिवाना का दुर्ग पे साका होता है। सिवाना का दुर्ग कहाँ आ जाता है? बाड़मेर में। और यहाँ पे साका होता है जुलाई 1308 ईस्वी में। तो सिवाना के दुर्ग का साके के बारे में हम पढ़ेंगे। सिवाना, और सिवाना का दुर्ग कहाँ है? ये आ जाता है बाड़मेर। बाड़मेर में ये दुर्ग है। यहाँ साका होता है। क्या होता है? साका होता है। कब होता है? 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में बाड़मेर में सिवाना दुर्ग पे साका होता है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कमलुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजी। कहाँ पे? सिवाना में। किसके नेतृत्व में? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। किसका नाम आता है? कमलुद्दीन। कमलुद्दीन के नेतृत्व में क्या भेजी? एक सेना भेजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी इसके नेतृत्व में। कहां पे भेजी? सिवाना पे भेजी।
सिवाना पे युद्ध करने के लिए यहाँ से सेना रवाना हो जाती है। जुलाई 1308 ईस्वी की बात कर रहे हैं, जुलाई 1308 ईस्वी, और जुलाई 1308 ईस्वी में ये साका होता है। अब चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? कमलुद्दीन की के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। इसके बाद में सिवाना दुर्ग का जो सेनापति था शीतल देव था। दुर्ग के सिवाना के दुर्ग के सेनापति की बात करें तो क्या नाम आ जाता है? शीतल देव। शीतल देव यहाँ के क्या थे? सेनापति थे। कौन आ जाते हैं? सिवाना दुर्ग के सेनापति की बात हम कर रहे हैं, सेनापति। ये कौन थे? सेनापति, ठीक है। अब चर्चा करें, ये सिवाना दुर्ग के सेनापति थे, और जो सेनापति एक और शीतल देव के सेनापति का नाम आ जाता है, एक और सेनापति का नाम आ जाता है, उसका नाम आ जाता है भावला। भावला ने क्या किया? इसके साथ विश्वासघात किया। शीतल देव के बाद साथ किसने? भावला। भावला ने इसके साथ क्या किया? विश्वासघात किया। विश्वासघात किया, और विश्वासघात करने के कारण ये इस युद्ध में पराजित हो जाता है शीतल देव। और यहाँ एक जोहर होता है शीतल देव के नेतृत्व में, तो केसरिया किया जाता है। और मेणादे जो इनकी पत्नी थी, शीतल देव की पत्नी का नाम आ जाता है मेणादे। मेणादे के नेतृत्व में क्या हुआ? जोहर हुआ। जोहर हुआ, और शीतल देव ने क्या किया? केसरिया किया। क्या किया? केसरिया। शीतल देव के द्वारा केसरिया किया जाता है, और मेणादे के द्वारा जो जोहर किया जाता है। तो यहाँ पे साका कंप्लीट हो जाता है। कब हुआ था सिवाना का दुर्ग का साका? जुलाई 1308 ईस्वी में ये साका हुआ था, ठीक है। तो पहली बात तो हम करें, सिवाना दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पे साका होता है जुलाई 1308 ईस्वी में, और यहाँ पे सेना भेजी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसकी के नेतृत्व में? कमलुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। और यहाँ के जो जालोर सिवाना के जो दरबारी थे, यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो सेनापति थे, उनका नाम आ जाता है शीतल देव। शीतल देव के सेनापति का नाम आ जाता है भावला। भावला ने क्या किया? विश्वासघात किया, और इस पे क्या हो जाती है? इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इसके नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, और इसकी पत्नी मेणादे के नाम के द्वारा क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं, इसमें जो जालोर के जो चौहान वंश है, इसमें क्या होता है? इसके बाद में सिवाना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना जो दुर्ग है उसमें साका कंप्लीट होने के बाद में इसका नाम खेराबाद कर दिया जाता है। सिवाना को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम दे दिया? खेराबाद। खेराबाद। जो सिवाना का जो साका हुआ उसके बाद में खेराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नाम दे दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, जालोर का जो सिवाना का जो दुर्ग है उसका अलाउद्दीन खिलजी ने नया नाम क्या दे दिया? खेराबाद दे दिया। अब चर्चा करेंगे आगे की। आगे जो चर्चा करते हैं, अगला साका होता है जालोर का साका। और जालोर का साका जब कब हुआ? 1311 ईस्वी में ये साका होता है। तो अब बात करेंगे जालोर के साके के बारे में। जालोर का साका किस किस के मध्य हुआ उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये तो सिवाना का साका हो गया 13 जुलाई 1308 ईस्वी में। अब बात करेंगे 1311 ईस्वी में, और कहाँ का साका? जालोर का। जालोर की बात कर रहे हैं, जालोर का साका। और जालोर का साका कब हुआ? 1311 ईस्वी की हम बात कर लेते हैं। 1311 ईस्वी में कानड़दे के सेनापति का नाम आ जाता है दहिया बीका। सेनापति का क्या नाम आ जाता है? कानड़दे का। यहाँ के शासक कानड़दे, और कानड़दे के सेनापति का नाम आ जाता है सेनापति। सेनापति का क्या नाम आ जाता है? दहिया बीका। दहिया बीका इसके सेनापति थे। किसके? कानड़देव के। और कानड़देव के सेनापति का नाम आ जाता है दहिया बीका ने क्या किया? यहाँ पे विश्वासघात किया। इसने क्या कर दिया? विश्वासघात किया। किसके साथ? विश्वासघात किसके साथ किया? कानड़देव के साथ में इसने, दहिया बीका ने विश्वासघात किया। और क्या होता है कि कानड़देव ने है जो क्या किया? केसरिया किया। केसरिया किया किसने? कानड़दे ने।
और इनकी पत्नी का नाम आ जाता है, और पत्नी का क्या नाम आ जाता है, तो इनकी पत्नी का नाम आ जाता है जेतल दे। जेतल दे के नेतृत्व में जेतल दे के नेतृत्व में क्या किया जाता है, जोहर किया जाता है। क्या किया जाता है, जोहर किया जाता है और अपनी लीला समाप्त कर ली जाती है। तो ये जालोर का साका हुआ। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र को जलालाबाद नाम दे दिया गया। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया, जलालाबाद इसका नाम रख दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, इसका नाम जलालाबाद रखने के बाद में जालौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, और उस मस्जिद का नाम आ जाता है तोप मस्जिद। तो तोप मस्जिद यहाँ पे निर्माण की जाती है, तोप मस्जिद का। और तोप मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया, जलालाबाद नाम रखने के बाद में जालौर का। ठीक है, ये राजस्थान की दूसरी मस्जिद है, ये राजस्थान की दूसरी मस्जिद है, पहली दूसरी है जो मस्जिद है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी मस्जिद है, राजस्थान की कौन सी मस्जिद है, दूसरी मस्जिद है। ठीक है, तो तोप मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं जालोर का जो साका हुआ 1311 ईस्वी में। वहां के शासक थे कानड़देव, कानड़देव के पुत्र का नाम रहता है विरमदेव। कानड़देव के सेनापति दहिया बीका ने विश्वासघात किया, किसके साथ में, कानड़देव के साथ में। और कानड़देव ने क्या किया, केसरिया धारण किया, और केसरिया धारण कानड़देव ने किया। कानड़देव की पत्नी का नाम है तो जेतल देव ने क्या किया, जोहर, इसके नेतृत्व में जोहर किया जाता है। और फिर इस साके को कंप्लीट होने के बाद जालौर पे अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होने के बाद में इसका नाम जलालाबाद रख दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और बात करें इस पे जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, और उस मस्जिद का नाम आ जाता है तोप मस्जिद, जो राजस्थान की दूसरी मस्जिद कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जालौर के चौहान जो राजवंश है उसके बारे में हमने इस क्लास के माध्यम से चर्चा करी है, और इसके माध्यम से आपको जानकारी दी है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जालौर के जो राजवंश है, चौहान राजवंश है, उनके बारे में जो भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें से इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाले। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।